नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम दो आर्टिकल्स की समरी लेंगे, वो रहेंगे एक तो ये नो इम्प्यूनिटी कि जिस तरीके से अभी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसके चलते कुछ सिविलियंस की भी डेथ हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए और क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का इंश्योर करने में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समरी लेंगे इस आर्टिकल की। दूसरा, केरला में वुमेन्स के साथ में किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, उसमें एक और एग्जाम्पल आ चुका है कि एक अनुपमा नाम की एक लेडी, वो अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रही हैं लगातार, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे पूरे केस को। ठीक है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल। एक तो रहेगा अ डेडली कंपटीशन कि जिस तरीके से चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, तो उससे जो कोल्ड वॉर एरा में एक जो कंपटीशन हो गया था ना कि दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्पेस सेटलमेंट की बात करो या फिर जो वेपनरी की बात करो, हर एक चीज़ में compete करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो बोलो वैसा ही कुछ अभी माहौल बना हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे वो आर्टिकल रहेगा दिस वन, बेड लोन एंड चॉक पॉइंट। इस आर्टिकल में जानेंगे कि बेड लोन कितना राइज हो चुका है, कैसे हम बेड लोन को टैकल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, पूरी हिस्ट्री देखेंगे अभी तक कब से क्या क्या काम किए जा चुके हैं, और अभी जो भी कमियां हमारे सामने उनको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं जान लेंगे। और फिर इसके अलावा ये जो नीचे वाला आर्टिकल है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, द पुश यूएस इंडिया ट्रेड नीड्स। इस तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में हम रिलेशनशिप को और ज़्यादा पुश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ट्रेड रिलेशन को प्रमोट करते हुए। ठीक है, तो चलिए डिटेल वाले आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखो अभी तक न्यूज़पेपर आया नहीं है, तो इस केस में अभी वो एप्लीकेशन से मैंने ब्रीफिंग दे दी ऊपर की। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है, दैट इज़ कि जो अभी कंपटीशन होने की एक शुरुआत हो चुकी है कि चाइना ने जैसे ही न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक वेपन इस सिस्टम की अभी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लगभग 64 साल पहले भी हुआ था। तो ये बात कही गई जनरल मार्क मिले जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यूएसए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि चाइना ने अपनी तरफ से एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की टेस्टिंग की। वैसे तो चाइना ने ये कहा कि हम तो नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे थे, हमारे ये तो स्पेसशिप था उसकी हमने टेस्टिंग की है, बट जो कंसर्न्स यूएसए के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या फिर डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है उनके द्वारा रेज किए जा रहे हैं कि ये ऐसा ही कुछ सिचुएशन है जिस तरीके की सिचुएशन स्पुतनिक के लिए हमने फेस की थी कोल्ड वॉर एरा में, जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्चिंग वो क्या था आपको पता है, यूएसएसआर का ये सैटेलाइट था, मतलब ये मेन टारगेट, मेन जो इक्विपमेंट था या कह सकते हो टूल स्पुतनिक, वो यूएसएसआर का था। तो स्पुतनिक जो है वो सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था, और ये था कि अमेरिका को ये रियलाइज़ कराना कि आप हमारे सामने कमज़ोर हो। ठीक है, और सोवियत यूनियन है वो सुपीरियर है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर अमेरिका को हिट किया गया, और उसके बाद में जो पॉलिसी मेकर्स थे यूएसए में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अगर हमने हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंश्योर नहीं किया तो यूएसएसआर बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देगा, जिसका एक ये सिंबल था स्पुतनिक की टेस्टिंग। ठीक है, सेम सिचुएशन अभी है कि चाइना ने भी अपनी तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जो कि सरप्राइजिंग तो नहीं था कि ये तो लग रहा था कि चाइना अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हद तक अचीव कर पा रहा है। पर सवाल ये है कि जब से यूएसए ने अपने आप को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 2002 से बाहर किया है, तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो यूएसए की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है वो लगातार कैपेबल होती चली गई। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूएसए अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो। उसी चीज़ को कंटेन करने के लिए रशिया और चाइना भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे थे, इस चीज़ के बारे में जानकारी है। पर सवाल यह है कि जिस तरीके से ये टेस्टिंग हुई है मिसाइल टेस्टिंग की, तो इस केस में आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो टेस्टिंग की जा रही है इससे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो बनी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। और एक बार अगर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना पूरा सिनेरियो, फिर मुश्किलें हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, देखो, दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट अगर आमने सामने दुश्मन बन के खड़े हैं तो वो
पहला देश है वो दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कारण कि उसको पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो सेकंड स्ट्राइक डेफिनेटली एडवर्सरी कर देगा। इसके इसके ये जो सिनेरियो होता है ना, इसको बोलते हैं डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब कि आप दूसरे को अटैक करने से रोक रहे हो क्योंकि आप न्यूक्लियर कैपेबल हो। तो सेम चीज अगर हम देखें तो ये डेटरेंस जो होती है वो अपने आप में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने में सक्सेसफुल रहती है। पर अगर देखा जाए कि एक कंट्री के पास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल है कि एक हिट भी कर दे और दूसरा अगर एडवर्सरी अटैक करे तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी भी हो, तो इस केस में एक कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बोला सेम सिनेरियो अभी देख सकते हैं कि रशिया और चाइना दोनों यूएसए के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऐसे मान रहे हैं कि रशिया और चाइना के पास में जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम अवेलेबल है, बोलो वो डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर यूएस ने एक बार अटैक कर दिया तो चाइना और रशिया अगर रिटेलिएट भी करते हैं यूएसए के अगेंस्ट में, तो यूएसए का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना चाइना और रशिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और इसी के चलते उन्होंने एक और टेस्टिंग कर दी जिसको हम बोल रहे हैं हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम का तैयार करना, जो कि हाइपरसोनिक गील्ड व्हीकल बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी या भी जो मिसाइल टेस्टिंग हुई है, जिसमें क्या है कि पूरे ग्लोब को यूं सराउंड करके और फिर बाद में चाइना में आकर के उस मिसाइल ने एक टारगेट को हिट करना था, बस वो टारगेट जो है वो 24 मील से मिस हो गया। पर सवाल ये है कि 24 मील की तो एक्यूरेसी और आ सकती है, पर चैलेंज तो बढ़ गए ना, ये है मेन मुद्दा। तो ये जो रीसेंट टेस्टिंग की गई है इसमें हम देख सकते हैं कि ये चाइना के लिए थोड़ी शांति बैठाने वाली है, और आप देख सकते हो कि अब यूएसए को हिट करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी चाइना को, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने टेस्टिंग की है वो टेस्टिंग में चाइना ने फोकस किया सदर्न पोल पे। अब अंटार्कटिका वाले रीजन की अगर बात करें ना, तो वहां पर यूएसए के द्वारा इंस्टॉल्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के नंबर्स बहुत कम हैं, बहुत कम यूएसए के वहां पर इंस्टॉलेशन है। तो अगर सदर्न पोल से होते हुए सराउंड करते हुए फिर यूएसए की किसी सिटी को हिट करे तो अमेरिका के पास में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है अगर सदर्न पोल की बात करें। तो ये जो हाई गील्ड ये व्हीकल है, ठीक है, हाइपरसोनिक गील्ड व्हीकल, इसका मेन पर्पज़ यही है कि कैसे भी करके हाइपरसोनिक स्पीड अगर अचीव कर ली जाएगी तो यूएसए के जितने भी डिटेक्ट करने के जो भी सिस्टम्स हैं उनको एस्केप करना पॉसिबल हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड जो है वो इसलिए तैयार की गई है जिससे कि स्टील हो सके, चोरी हो सके सिस्टम्स की, और जो कोई भी चेंजेस जो कोई भी टारगेट को हिट करना है चाइना को, वो चाइना इजीली हिट कर पाएगा यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोई स्ट्रेटेजिक सरप्राइज तो नहीं कंसिडर कर, अभी फिलहाल देखा जाए तो चाइना की जो टेस्टिंग है वो स्पुतनिक लाइक इफेक्ट तो नहीं है, पर यह है स्पुतनिक ने जिस तरीके से एक बार टेस्टिंग के बाद में जो पोस्ट स्पुतनिक सिनेरियो बना था, जिसमें यूएसएसआर ने क्या फिक्स कर दिया था कि जी हम यूएसए से सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो तब तक तो यूएसए नहीं जगा था, पर फिर जैसे एक बार यूएसए जगा तो उसके बाद में आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजिकली यूएसए बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो बोले इसी तरीके से ये सिचुएशन बन चुकी है कि बैलिस्टिक मिसाइल की ये जो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेस्टिंग कर ली, तो उसका मतलब ये हो गया है कि अब यूएसए को आपने सिग्नल दे दिया, अब यूएसए इसमें पीछे नहीं हटने वाला है। ये आप एग्जैक्टली यूं ही समझो कि जिस तरीके से यूएस और यूएसएसआर के बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ही है जहाँ तक मुझे, हाँ फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें आ जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कि अमेरिका को सीधा धमकाने के लिए यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी जो सिचुएशन है उसको आप कोरिलेट कर लो, तो अभी जो सिचुएशन है वो ये कि हमारा जो अभी स्ट्रेटेजिकली स्टेबल सिचुएशन चल रही है, चाहे ग्लोबली या फिर रीजनली इंडिया के साथ में भी, वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज होने के चांसेस बन रहे हैं, और आर्सेनल या आर्म रेस जो है वो अब चल पड़ेगी। इस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज है, मेनली हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, ये देखो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को दो तरीके से डिसरप्ट कर सकता है। एक तो जो क्राइसिस स्टेबिलिटी है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंक्लूडिंग चाइना, मतलब बहुत सारे एरियाज हैं जिनको लेकर के दो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो पावर्स के बीच में डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है। जैसे इंडिया चाइना की बात ही कर लो, चाहे आप इंडिया यूएस की बात कर, चाइना यूएस की ही बात कर लो, तो ऐसे में न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ का जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं, वो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ का मतलब क्या है कि जी
मतलब नो फर्स्ट यूज का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। नो फर्स्ट यूज का मतलब कि हम पहले यूज नहीं करेंगे और हमारे ऊपर किसी ने अगर अटैक कर दिया तो हम अगले को बख्शेंगे नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चाइना काम कर रहा है और इसी कॉन्सेप्ट पे इंडिया काम कर रहा है। पर ये जिस तरीके से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम का तैयार करना, इनकी टेस्टिंग करना और ये न्यूक्लियर कैपेबल होना, ये अपने आप में न्यूक्लियर फर्स्ट यूज को इंसेंटिवाइज करेंगे, बूस्ट कर देंगे। मतलब कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ जी जिसके पास कैपेबिलिटी है वो सीधा हिट करेगा न्यूक्लियर वेपन को यूज करके। तो इससे नुकसान होने के चांसेस हैं। जो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो यहां पर मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी होगी? एक्शन रिएक्शन, एक ने किसी को हिट किया तो दूसरे ने रिटर्न में जवाब दे दिया। तो ये है मुद्दा। इस चीज से क्या है, आर्म रेस बढ़ सकती है, ग्लोबल लेवल पे तो बढ़ेगी और रीजनल पे भी। देखो यूएस तो अपनी तरफ से कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। अब कन्वेंशनल को न्यूक्लियर में कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पर इसी का जस्ट उलट देखें तो चाइना ने भी अपनी तरफ से ये एक कह सकते हैं ना कि अपना एक फ्रंट खोल दिया है और उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम जिसकी टेस्टिंग की है, इसके लिए चैलेंजेस केवल, इसका चैलेंज केवल यूएसए को ही नहीं है। इंडिया बिल्कुल पड़ोसी देश है जिसके साथ में ऑलरेडी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। तो हमारे लिए भी कोई चिंता की कम चिंता की बात नहीं है। वैसे तो हम भी हमारी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, पर उसको अब एक पुश देना और हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, वही डेटरेंस की चाइना हमारे ऊपर अटैक करे तो 1000 बार सोचे। तो इसके लिए हमें खुद को तो कैपेबल होना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। दूसरी हमें ये कि इक्वली रॉबस्ट मिसाइल डिफेंस तैयार करना होगा। जैसे हमने S-400 मिसाइल से एंटी मिसाइल सिस्टम परचेज करने की बात कर दी और फर्स्ट डिलीवरी अभी दिसंबर में होने वाली है 2021 में ही। तो सवाल ये है कि हमें और ज़्यादा कैपेबल एनफ होना पड़ेगा। इसके अलावा कि इंडिया ने देखो वैसे तो ड्यूअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो डेवलप कर ली है। ड्यूअल कैपेबल का मतलब हो गया कि आप ट्रेडिशनल और साथ साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरीके के वॉर हेड हैं वो उसमें डिप्लॉय करके हम हिट कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल ये भी हमने तैयार कर ली है। अब चाइना ने जिस तरीके से अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, मतलब चोरी चुपके वार करने वाली जो तकनीक तैयार की है, वो हम उसमें थोड़ा सा कम कैपेबल है। तो हमें और ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखो सीधी सी बात है, रीजनल आर्म रेस शुरू हुई कि नहीं, तो वो है। और ये रीजनल आर्म रेस है, ये रीजनल पीस के लिए नुकसान वाली बात साबित हो जाती है। तो चाइना देखो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग जो कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्पुतनिक की तरह अचानक से कोई सरप्राइज मिला हो वर्ल्ड कम्युनिटी का या यूएसए को। पर हाँ, पोस्ट स्पुतनिक लाइक सिचुएशन जरूर बन गई है कि जिसमें आप आर्म रेस देखोगे, रीजनल इंस्टेबिलिटी देखोगे, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को खत्म होते हुए देखोगे, और ये ग्लोबल और रीजनल लेवल पे रहेगी, जो कि सही बात नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा। ये देखो राइटर जो हैं वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज बैडलॉन्स एंड चॉक पॉइंट, कि किस तरीके से बैडलॉन को रिजॉल्व करने में इश्यूज आते हैं और कैसे इनको हम अभी जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आर्टिकल को लिखने वाले राइटर्स हैं जिनका नाम है सी रंगराजन और बी संभमूर्ति। देखो पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो बहुत हद तक जो बैड लोन है उसको रिजॉल्व करने में हमें सक्सेस मिली है। अगर पिछले 15-20 सालों के कंपैरिजन की बात करें तो पिछले 5 सालों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है जो बैड लोन्स हैं उनको रिकवर करने में। आज अगर देखें तो ये रिजॉल्विंग हुई लोन्स की, उसके बावजूद भी अभी करंट अगर देखें तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। मतलब ऐसा लोन दिया हुआ है बैंकों के द्वारा जिसका दोबारा मतलब रिटर्न होना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी सरकार ने क्या किया है, अभी नया एक सिस्टम तैयार किया है और उस सिस्टम को हम बैड बैंक भी बोल देते हैं और वैसे हम बोलेंगे इसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी होगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने इसको बैकिंग दी है। अभी तक जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई है ना, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई हैं वो सारी की सारी प्राइवेट थी, पर अब की बार ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये गवर्नमेंट की एंटिटी है और इसके साथ में एक एंटिटी और ऐड की गई है दैट इज
इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRC, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स कि NARLC, NARCL और दूसरी IDRC, ये दोनों मिलकर के PPP मोड पे काम करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। और अभी तक जितने भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये 30वीं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, जो अगर हम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें। इसके पहले 29 ARC स्टैब्लिश की जा चुकी हैं, पर वो सारी की सारी कैसे थी? प्राइवेट एंटिटीज थी। और ये पहली अपने आप में फर्स्ट पब्लिक एंटिटी है जो कि डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व करेगी। ऐसे में ये बहुत ही सही चीज़ है कि आज के टाइम पर जिस तरीके से डिस्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत सारे जो लेंडर्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो इस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो बैड लोन है, जितने भी डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको एग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, एक जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं उनको प्रॉपरली आप कह सकते हो गैदरिंग कर ली गई, तो उसमें फिर रेजोल्यूशन के लिए जो गारंटी है ना, वो अपने आप में सोवरेन एश्योरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से इन स्ट्रेस्ड एसेट को रिकवर करने के लिए, ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, इस बैड बैंक को हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो ये दो चीजें हैं, एक तो एग्रीगेशन डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का और सोवरेन एश्योरेंस। ये दो चीजें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि सही में अभी तक जो ARCs का एक्सपीरियंस है उससे थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस इसका आ सकता है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट बताए जा रहे हैं। अगर शुरुआत में देखें तो ये जो बैड बैंक है, जिसको मैं फिर से बता रहा हूं, ये होगा बैड बैंक का मतलब हो गया NARC और उसके अलावा IDRC, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये PSU बैंक हो गया एक तरीके से। ठीक है। अब शुरुआत में, अब पब्लिक सेक्टर बैंक तो क्या, अब बैड बैंक हम बोल रहे हैं वैसे तो, पर बैड बैंक है नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है बेसिकली। तो अब आप देखोगे शुरुआत में फोकस किया जाएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स पे, जो सरकारी बैंक है उन पे, और शुरुआती फोकस रहेगा 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो कर्जा दिया हुआ है, जो कि अभी बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, उनको रिजॉल्व करने पे। ठीक है। फिर टाइम के साथ साथ में और ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में छोटे जो 500 करोड़ से कम के जो लोन हैं उनको रिकवर करने में। तो देखो, एक तरफ तो बैंकों से उनका जो बैड लोन है वो ले लिया जाएगा इस बैड बैंक के द्वारा, और दूसरी तरफ बैंकों को जब उनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी बैलेंस हो पाएगी और उनका जो बैड लोन का जो सिनेरियो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो अभी ज़रूरत है कि क्रेडिट एक्सपेंशन कर सके, लोगों को जो पैसों की ज़रूरत है न्यू बिजनेसेस एक्सपेंड करने के लिए वो दे पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बैड लोन है वो भी बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ता है। इसकी वजह से जब स्ट्रेस लगातार दिखती है ना बैलेंस शीट में, तो फिर RBI और फिर जो बैंक्स हैं वो बिल्कुल भी लोन देने के लिए आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फिर वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम पहले बैड लोन को रिकवर करेंगे। पर अब ये एंटिटी अलग से स्टैब्लिश कर दी है, जिसमें कि वो सेपरेटली अपने हिसाब से काम करेगा बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए। तो ये बहुत ही ठीक बात है। वैसे तो NARCL, जिसको हम यहाँ पे बैड बैंक बोल रहे हैं, ये बैड बैंक नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। पर हाँ, वही चीज़ है कि जो बैंकों का एसेट है, डिस्ट्रेस्ड एसेट है, उसको रिकवर करने का काम करेगा। तो इसलिए इसको हमने, मतलब बैड लोन्स को रिकवर करने का काम करेगा, इसलिए इसको बैड बैंक बोल दिया। ठीक है। अब देखो, जो एग्रीगेशन होगा डेट्स का, जो भी उधार दिया हुआ उसको, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पूरा आइडिया नहीं लगेगा ना, हाँ वाकई में काम कितना हो रहा है, कितना लॉस में चल रहे हैं बैंक्स, कितना उन पे नुकसान है, तो वो तो देखो एग्रीगेशन का काम तो कर देगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो NARC है। ठीक है, NARCL। फिर उसके बाद में ये जो सिनेरियो क्रिएट हो गया एग्रीगेशन का, फिर जवाब आ जाएगा कि जी अब उनको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरी एंटिटी है, दैट इज इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी, IDRCL। फिर इसके बाद में ये एक ऑपरेटिंग आर्म होगी, जो कि एसेट एग्रीगेट होने के बाद में मार्केट में बोलियां लगवाएगा। हाँ जी, सबसे बढ़िया बिड कौन लगा रहा है, सबसे बढ़िया पैसा कौन सा मतलब इन्वेस्टर है वो देना चाह रहा है किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट का, और उससे पैसा फिर रिकवर किया जाएगा। तो एक तरीके से ये ट्विंस आप देख सकते हो, दो एंटिटीज यहां पर एक साथ मिलकर के बैड बैंक का काम
करेगी। पिछले 3 दशकों की अगर बात करें तो इतने सारे इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी मेजर्स लिए जा चुके हैं कि कैसे भी करके ये जो बैड डेट है, जो बर्बाद होया हुआ कर्ज लोन दिया हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए, जिसमें एक तो आप देख सकते हो BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, 1987 में सबसे पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एस्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद में लोक अदालत आती है। इसी तरीके से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993 में आता है। ऐसे ही CDR आता है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चर, 2001 में। फिर आता है सरफाईसी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट एक्ट 2002। इसी तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2002। इतने सारी एंटिटीज स्टैब्लिश कर दी गई, बट रेजोल्यूशन अगर देखें तो केवल जितना बैड एसेट थे उनका केवल 6.2% का ही रेजोल्यूशन हो पाया। 6.2% किसने किया? लोक अदालत ने। 4.1% डेट रिकंस्ट्रक्शन ट्रिब्यूनल ने किया, DRT ने किया। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कि सरफाईसी ने केवल 26.7% तक की रेजोल्यूशन कर पाए। मतलब इनके सामने जो केसेज आए ना, उनमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा किसकी बताई जा रही है यहाँ पर? सरफाईसी एक्ट की, जो कि 26.7% तक इफेक्टिव रहा, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस केस में फिर RBI ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि कैसे भी करके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो 2013-14 में कुछ मेजर्स लिए कि भाई कैसे भी हम एसेट्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करें, रीस्ट्रक्चर करें। मतलब ये कि कैसे भी करके अगर कोई भी दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इन्वेस्ट करके उस कंपनी को खरीद ले और RBI या बैंकों के द्वारा जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा कैसे भी बाहर आ जाए, पर फिर भी वो अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दे पाए। मतलब एफर्ट सारे के सारे गए वेन में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनका। तो ऐसे में आप देखो RBI ने फिर से कोशिशें की कि कैसे भी करके जो पुअर इकोसिस्टम है उसको हम मैनेज करें। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि जो ये एंटिटीज इस्टेब्लिश कर ली ना, इनमें लीगल डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लूप होल्स मिल जाते हैं। जो भी आप कह सकते हो बैंकरप्ट्स हैं, अब बैंकरप्टों ने लोन तो ले लिया, अब फिर वो देखते हैं कि हाँ लूप होल कहाँ पे मिल रहे हैं, और उन लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके और अल्टीमेटली वो प्रोसेस को डिले करते चले जाते हैं, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूरा सिस्टम, और फिर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और सिस्टम भी वहाँ पर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक जितनी भी हमने ऊपर बात की ना 29 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, उनमें से 28 तो प्राइवेट थी। मैंने पूरी बोल दी थी, सॉरी। एक आप कह सकते हो 29, 30th है ये अभी जो बेड बैंक है, वो 30वीं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अभी तक 29 स्टैब्लिश की जा चुकी है, उनमें से 28 तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है कि 28 जने फेल हो गए, 29 जने फेल हो गए, अब आप 30वां बंदा तैयार कर रहे हो कैसे भी इस इशू को सेटल करने के लिए। अगर हम देखें टॉप 5 ARCs, इन 29 में से टॉप 5 की अगर बात करें तो उन्होंने अब तक लगभग 70% एसेट्स को मैनेज करने की कोशिश की है, जिनमें भी 70% तो नंबर्स में, और कैपिटल वाइज देखा जाए कि हाँ कितने रुपए के हिसाब से, तो उसके हिसाब से 65% उन्होंने कैपिटल को हैंडल करने की कोशिश की। पर वही चीज़ है कि अपने आप में चैलेंजेस इतने रहे हैं, डिले होता रहा है, लीगल इश्यूज इतने आ गए, लूप होल्स निकाल लिए जो भी डिफ़ॉल्टर्स थे उन्होंने, और रिजल्ट ये रहा कि इतना अभी तक हमें कोई सक्सेस रेट नहीं मिली। और अभी लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का, 10 लाख करोड़ रुपए तक का NPA जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, NPA बन चुका है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, एक तो ये है कि नीश या फिर रीजनल प्लेयर्स क्रिएट किए जाएं। जैसे मान लो साउथ इंडिया के लिए आप एक अलग सेगमेंट तैयार कर दो, ईस्ट इंडिया के अलग कर दो, नॉर्थ ईस्ट में तो इतना है नहीं, नॉर्थ इंडिया के अलग कर दो, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट इंडिया। ऐसे रीजनल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए रीजनल प्राइवेट ARCs को हम मैनेज कर सकते हैं। एक क्या होता है कि प्राइवेट ARCs जो हैं वो एबल ही नहीं हो पा रही हैं ज़ॉम्बी एसेट्स को सेल करने में। अब ज़ॉम्बी एसेट क्या होता है वो देखो, वो एसेट्स जिनकी प्रेजेंस तो दिख रही है कि हाँ जी ये कैंपस है, इस कैंपस में पूरे एसेट्स में हमने देखा कि 1-2 एसेट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरली वहाँ पर प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, बट जब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू किया तो उन डॉक्यूमेंट्स में उनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं कर रखा है। तो ऐसे एसेट्स को रिजॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो ज़ॉम्बी एसेट्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं सरदर्दी का कारण है ARCs के लिए।
अभी तक आप मानो कि लगभग 13.9% एसेट्स को जिनको एक्वायर किया गया था एआरसी के द्वारा वो केवल सेल हो पाए हैं। मतलब 4% ही एसेट्स को एक्वायर करने के बाद सेल कर पाई है एआरसी। इसमें आप देख सकते हो कितना बड़ा चैलेंज है। कैसे 86% के लगभग जो डेट बैड लोन है वो रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं, और जो रिकवर भी हो रहे हैं ना उनमें भी बहुत कम प्राइस निकल पा रही है। इसके आगे डेट जो है अभी 1/3 के लगभग देखिए तो उनको तो रिशेड्यूल किया जा चुका है। रिशेड्यूल का मतलब कि कैसे भी करके चलो ठीक है यार, मोरेटोरियम ले लो, आप थोड़ा सा डिले करके ले लो, अब पैसे आप थोड़ा टाइम बाद में दे देना पर देना तो शुरू करो, एक अश्योरेंस के लिए कि हाँ भाई अभी बर्बाद होंगे बिल्कुल, कोई भी एसेट से 1 रुपया ना निकले। उसके बाद में अगर वो बोले ऑनर्स कि हाँ हमें 2 साल का टाइम दे दो या 5 महीने का टाइम दे दो, तो उसके बाद में हम आपको थोड़ा पैसा देना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या हो जाता है, ठीक है भाई रीशेड्यूल कर देते हैं हम आपके लोन को, पर उससे भी सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। फिर बाद में एक नई एंटिटी आती है 2016 में जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड आता है, जो कि कुछ रिलीफ वाला काम करता है, टाइम बाउंड मैनर में काम करने की कोशिश करता है। उसमें भी डिले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूछो मत। 180 डेज का टाइम था रिजॉल्व करने के लिए, 270 पहुंच गया, और रियल देखा जाए तो 1 साल के लगभग 333 दिन के लगभग टाइम लग रहे हैं एक एसेट को रिजॉल्व करने में। ठीक है, पर फिर भी एक बार देखें ना प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे अभी इस आईबीसी के एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं दिनों में ही डिले कर रहा है, सालों में या दशकों में तो डिले नहीं कर रहा है कम से कम। ये एक ठीक बात है। जब से ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है तो इसने देखो रेजोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है बजाय के रिकवरी के। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है कि जी जो बैड एसेट है, ठीक है, बैड लोन जो हो गया या फिर आप कह सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको क्या किया जाता है कि वहाँ पर मैनेजमेंट चेंज कर दिया जाए, ऑनर्स चेंज कर दिए जाए, वहाँ पर सिस्टम में कोई भी चेंजेस ला करके ही उसको वैसे की वैसे काम करने के लिए अलाउ कर दे, और वो थोड़ा सा परफॉर्म करके और जो लोग जो कुछ भी लोन लिया हुआ है वो रिटर्न कर दे बैंकों को या जो भी फाइनेंशियल एंटिटीज है जिनसे उन्होंने लोन लिया है। रिकवरी को ये अवॉइड क्यों करता है? देखो सीधी सी बात है, अगर रिकवरी करने की कोशिश करें तो एसेट्स को बेचना पड़ेगा, और एसेट्स को बेचते हैं तो पता पड़ता है कि कई केसेस तो ऐसे हैं जहां तक 95% तक हेयर कट हो जाता है शेयर्स में। मतलब मानो 100 रुपए का अगर उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वैल्यूएशन जाती है ना 100 रुपए तक, तो वो केवल 5 रुपए ही निकाल के देके जाती है अगर वो रिकवरी में अगर लग जाते हैं। तो इससे तो बढ़िया रेजोल्यूशन है ना। इसी पे मेन फोकस किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे, और इसका फायदा भी मिल रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत से लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उनको बहुत फायदा भी, उनको भी फायदा मिल रहा है, और जो लोन लेंडर्स हैं उनको भी फायदा मिल रहा है। जिससे क्या है देखो, एक तो कि जो पैसा दिया हुआ है उसका बहुत हद तक रिकवरी होना ज़रूरी है। 100 रुपए लोन दिए हैं, 5 रुपए आप रिकवर कर रहे हो, क्या क्या रिकवर किया? कुछ भी नहीं। इसके अलावा एवरग्रीनिंग को रोका जा रहा है। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि एक लोन किसी ने लिया और उस लोन को चुकाने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो बंदा क्या करेगा, उस लोन को देने के लिए एक और लोन लेगा। तो लोन को फुलफिल, लोन को रीपे करने के लिए लोन ले तो उसको एवरग्रीनिंग बोलते हैं, और उसको भी देखो आईबीसी ने रोक दिया है। ठीक है, आईबीसी में एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पार्ट है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। पर सवाल ये है कि इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा कमियां आ रही हैं, और वो कमियां क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, और दूसरी जो रेगुलर जजेस की नंबर्स होनी चाहिए उतने नंबर्स नहीं है। मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। देखो इनको ट्रिब्यूनल्स को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ा भी है कि भाई आप अगर ट्रिब्यूनल्स की जो वैकेंसीज है उनको फुलफिल ही नहीं करोगे तो छोड़ो, फिर इनको अबॉलिश करो, हम देख लेंगे सारा। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को अगर देखने हैं ये केसेस जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के, तो बोलो फिर आप ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश ही क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी अच्छे से, फिर बाद में अपॉइंटमेंट्स हुई थी। तो यही मेन बात है कि अभी तक अगर देखें ना तो एनसीएलटी ने अपनी तरफ से 13,170 केसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है ना डिस्ट्रेस डेट्स के अंदर, जो कि आप मान के चलो 9.2 लाख करोड़ रुपए तक का हो चुका है एस्टिमेशन। पर वही है कि काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे
तो फिर कैसे काम होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, बेंच तो स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम आप बिल्डिंग तो तैयार करो कि हाँ जी यहाँ पर एनसीएलटी का ये ऑफिस है, यहाँ पर जाकर के कोई भी अप्रोच कर सकता है, किसी को भी कोई इशू हो, है ना। और दूसरी तरफ देखें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने भी अपनी तरफ से अपनी जो नाराज़गी है वो एक्सप्रेस की है कि भैया आप कम से कम एडिक्वेट पर्सनल्स को तो डिप्लॉय करो, वैकेंसीज को तो ख़त्म करो कम से कम। और आईबीसी के लिए अगर इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई वल्नरेबिलिटी आ रही है ना, जिसको हम बोलेंगे अकेलीज हील, दैट मीन्स कि कोई जो कमी आ रही है ना आईबीसी को इंप्लीमेंट होने में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और वैकेंसीज। ठीक है, तो ऐसे में देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तब जाकर के ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी तक अगर देखें तो 47% जो है जो केसेस आईबीसी के पास में रेफर हुए, आईबीसी के तहत रेफर हुए हैं, ठीक है ना, उनमें से आप मान के चलो लगभग 1349 पर केसेस है ना, उनका तो लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन का मतलब एसेट्स को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है ना। और 70% एसेट्स ऐसे हैं जो अभी डिफंक्ट है बिल्कुल, और अभी तक साल और दशक बीत चुके हैं बीआईएफआर के अंडर में। और वो बीआईएफआर क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987। अब आप देख लो 1987 की इस एंटिटी के अंडर में ये केसेस हैं, वो इतने सालों से ड्यू चल रहे हैं, तो दशक तो बीत ही गए ना। और यही चीज मेन यहां पर हाईलाइट की जा रही है कि जी लगातार आप देखो दशकों तक जो मुद्दा है वो होल्ड पे रहता है, पर अभी जो जब से आईबीसी आया है ना, तब से दशकों का मुद्दा कम से कम दिनों में तो कन्वर्ट हुआ है। डिले तो अभी भी है, पर दिनों में कन्वर्ट हो गया, ये अपने आप में ठीक बात है। तो देखो इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है, देखो टाइम पर अगर किसी भी एसेट का रिकॉग्निशन हो जाए कि हाँ जी ये अंडर स्ट्रेस जाने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें प्री एम्प्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात यह है कि हमें प्रिडिक्शन लगाने होंगे, हमें मॉनिटरिंग प्रॉपर करने के लिए फैसिलिटी करनी होगी, तब जाकर के ये जो प्रॉब्लम है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, ये ठीक हो पाएगी। देखो एक टेंडेंसी देखने को मिलती है, जब कभी भी किसी एसेट को मैनेज करने की बात आती है ना, किसी भी डिस्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करने की या उसको रिजॉल्व करने की, तो उसमें शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है, उसी के बेसिस पे उसको ट्रीट कर लिया जाता है कि हाँ जी वो बर्बाद एसेट है या फिर आबाद एसेट है, तो उसको बोला जाएगा। उसके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बेसिस के ऊपर अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे एंकरिंग बायस, कि आपने शुरुआत ही बायसनेस के साथ कर दी। भाई हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड एसेट्स, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से भी तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना। किसी एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन लेना शुरू कर दें तो वो भी तो अपने आप में गलत है ना। तो यही चीज एक राइटर यहां पे बोल रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है फर्स्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो जो एसेट शुरुआत में हल्का फुल्का स्ट्रेस में है, उसको डायरेक्ट आप एनपीए कंसिडर करना शुरू कर दोगे तो वो भी बात ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। उसके लिए राइटर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करो कि वाकई में एक बायसनेस है हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन होने की वजह से। जब हमें यह पता पड़ जाएगा ना कि हम बायस्ड हैं, तो उसके बाद में आप दूसरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दोगे। और जब दूसरे सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस से पहले, कि हाँ भाई एसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कमियां हैं, कहाँ पर क्या इशू आ रहे हैं, तो दूसरे सोर्सेज से जब इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये जो एंकर बायस है कि हाँ जी हम कुछ एक ही तरफ टिल्ट होकर के फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर जो भी प्रोसेस करेंगे, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं ना बड़ी ज़रूरी है, सीधी सी बात है। यही हमेशा से एक कहते हैं ना कि ट्रबल शूटिंग का भी यही तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप ये मानो कि आप ट्रबल में हो, दूसरा आप अलग अलग सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, और जब प्रॉब्लम आपको पता पड़ जाए तो जो आपके दिमाग में पहले से जो प्रिजुडाइज सेट हो रखी है ना दिमाग में, उसको आप हटा दो। ऐसा ही आपको एसेट्स पे अप्लाई करना होगा। अभी अगर हम देखें तो NARCL जो है ना, वो लगभग 20% डेट जो बैड एसेट्स हैं उनको टैकल करेगा शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि 500 करोड़ से ऊपर का ले रहा है ना पहले, तो लगभग 20% से के लगभग पूरा एसेट को एक्वायर करेगा, फिर उसके बाद में आगे की काम होगी। तो सवाल क्या है कि ये जो प्रिजुडाइस है या फिर कह सकते हैं एंकर बायस है, इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। इसी चीज के लिए नोबेल लॉरेट डैनियल कैनमैन ने भी बात यही सजेस्ट की थी
कि भाई एंकर बायस जो है वो आपको फायदा नहीं देगा। जब हमने बिना कोई डाइवर्सिफाइड मैनर में इंफॉर्मेशन गैदर किए ही हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ ये एसेट तो बर्बाद है, तो फिर उसके बाद में आप सीधा क्या करोगे, या तो उसको रिजॉल्व करोगे या फिर उसको क्या करो, रिकवर करोगे, लिक्विडेशन कर दोगे। अब लिक्विडेशन में आपको अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद में 5 रुपए रिकवर हो रहे हैं, तो ऐसे रिकवरी भी किस काम की है ना। तो ऐसे में आईबीसी ने देखो बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, और बहुत हद तक बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिले हैं जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको, कि कैसे भी करके जो डिफॉल्टर्स हैं उनको तो छोड़ा नहीं जाए, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको एक अवेयरनेस दे दी जाए कि भाई आप सोच समझ करके आगे काम करो, ठीक है। और ये एनएआरसी जो है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, जिसको डाइल्यूट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं राइटर कि जो एनएआरसी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हम बैड बैंक इसको बोल रहे हैं, तो बैड बैंक जो है इसके लिए सनसेट क्लॉज रख देना चाहिए। सनसेट क्लॉज हमने पहले देख लिया था कि भाई कानून में ही मेंशन कर दो कि जी भाई इतने साल के बाद में ये अपने आप से खत्म हो जाएगा कानून, ठीक है। या फिर सनसेट क्लॉज का मतलब 2 साल 5 साल या 2025-26 में ये जो बैड बैंक है ये अपने आप से अबॉलिश हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक टाइम बाउंड मैनर में काम करने की कोशिशें की जाएगी, एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, मतलब जो लीगल डिलेज होते हैं वो डिले नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एंकर बायस है इसको मिटिगेट करना जरूरी है, और एक एक्सटेंसिव वैल्यू डिस्कवरी के बेसिस पे, मतलब हमारे पास में इंफॉर्मेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में हम कुछ गलत डिसीजन ले लें। और चौथा सजेशन ये है कि एआरसीज को, या फिर जो भी आप कह सकते हो कि एक आप यहां पर तो एनएआरसी है, इसने एसेट को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और वो रिजॉल्व कैसे किया, दूसरी एआरसी को बेच करके। अरे भाई ये तो वो बात हो गई कि एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में शिफ्ट कर दिया, ऐसे काम नहीं होता ना, सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो बेड बैंक या फिर एनएआरसीएल ये एक वेलकम इनिशिएटिव है। रिजोल्यूशन और रिकवरी दोनों टूल्स इसके पास अवेलेबल हैं, पर मेन जो मुद्दा है वो ये कि ये इतना एनपीए बन क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को समझना जरूरी है। अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अरे भाई रिकंस्ट्रक्ट करने की नौबत ही क्यों आ रही है एसेट को, आप पहले से थोड़ा सा करेक्शन करके चलो ना। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा कि कैसे ये एनपीएस के एक्यूमुलेशन को रोका जाए। एनपीएस अगर होना तो जीडीपी के 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अभी आप देखो 14, 13, 15 ऐसे परसेंट में वेरी करता रहता है, ठीक है। मतलब जीडीपी क्या, जितना जो लोन दिया हुआ है उसका परसेंट, राइट। तो आरबीआई ने देखो रिसेंटली नवंबर 2 को एक रिपोर्ट भी रिलीज की है कि एआरसीज जो हैं उनकी वर्किंग की बात करें तो उसमें सीधा सा ये है कि एआरसीज की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा लैकलस्टर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ढीलीपंथी देखने को मिल रही है, बहुत ही लूज परफॉर्मेंस आ रही है, और कितनी ही रिकमेंडेशन दे दी हो एआरसीज ने रिकवर करने के लिए, वो चीज़ें भी टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो देखो सॉल्यूशन यही है कि एआरसीज की परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होनी ही चाहिए, एक तो ये, और दूसरा ये जो एनपीएस में कन्वर्ट होने का स्कोप है इसको भी हमें रोकना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अभी तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी है भाई, अभी से अगर ये एनपीएस बनने शुरू हो गए तो फिर हम डेवलप्ड कब बनेंगे। मुश्किलें तो वैसे भी बहुत बड़ा ये चैलेंज तो लगातार बनते चले जाएंगे। तो ये है पूरा मुद्दा जिसको हमें डिटेल में देखना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द पुश यूएस इंडिया ट्रेड नीड्स। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है निशा बिस्वाल के द्वारा। देखो पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो वर्ल्ड की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। पीपल टू पीपल टाई की बात भी कर लो या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात भी कर लो, बहुत हद तक बढ़ा है और एक दूसरे को फ़ायदा भी बहुत हुआ है, और वो दोनों जो डेमोक्रेसीज हैं वो है यूएस और इंडिया। इसके अलावा अभी जो करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी बातचीत चल रही है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम पे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टीपीएफ आगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो है कि कैसे भी करके इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, पर मुश्किलें ये आ रही हैं कि अभी तक भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, कोई भी ट्रेड डील प्रॉपर्ली साइन नहीं हो पा रही है। एक तरफ देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है पेंडेमिक के बाद में, और दूसरी तरफ दोनों इकोनॉमीज यूएस और इंडिया दोनों ये भी टारगेट लेके चल रहे हैं कि कैसे भी करके हम भी हमारे एम्बिशंस को पूरा करें। तो ऐसे में देखो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है,
इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने की वजह से अब हल्का हल्का उसको कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके द्वारा, जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको राइज करके और कैसे भी करके मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिशें की जाएगी। तो ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन को अलाइन करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, दोनों कंट्रीज़ के हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो सवाल क्या है कि कैसे एक दूसरे के साथ में कन्वर्जेंस लाई जा सकती है। तो उसके लिए इंडिया में क्या पुश है, इंडिया को कैसे आगे आना चाहिए। तो इसमें तो सीधी सी बात है, हमने हमारी एम्बिशंस बहुत बड़ी रख रखी हैं, जिसमें एक तो है 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिशें कर रहे हैं। 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं 2030 तक, जो कि हमने अभी हमने हमें एक कमिटमेंट दे दिया ग्लासगो में COP26 में। तो इसके लिए यूएस कैपिटल और यूएस टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करें और उनको हमारा मार्केट एक्सेस करने का अलाउ करें। तो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी की फोरम की बात करें तो इसके लिए जो भी मुद्दे अभी इनके बीच में कहीं फंसे पड़े हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। पर कॉम्प्रिहेंसिवली एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है, जिससे कि कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ का किया जा सके। इंडिया ने देखो अपनी तरफ से ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम गेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको लिबरल किया है, पहला काम। दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से संबंधित जितने भी कानून थे कि भाई कानून तो बना है आज और हमने टैक्स लगाना शुरू कर दिया पिछले 5 सालों से, तो उस तरीके के कानूनों को भी हमने रिपील कर लिया है। तभी तो कैन एनर्जी के साथ में थोड़ा सा सेटलमेंट होने लगा है। इससे क्या है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है और इंडिया में अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आएगा। और क्योंकि इंडिया का जो लिबरलाइजेशन का पाथ जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से अडॉप्ट की थी, वो अब और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट का भी अपनी एक तरफ से टेंडेंसी इस चीज़ से देख सकता है। तो यूएस से इस चीज़ को अट्रैक्टिव मैनर में देख सकता है, राइट। तो ये एक आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा टैरिफ्स की बात करें तो टैरिफ्स को रिड्यूस करना और रेगुलेटरी रिजीम्स को भी थोड़ा सा लिबरल बनाना ज़रूरी है। उसी चीज़ पर भी काम करने की ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ को, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन अगर रिड्यूस होगा तो भी तो फ़ायदा होता है। और जो लॉज हैं, जितने भी हमारे पास में कानून अवेलेबल हैं या फिर यूएसए में कानून अवेलेबल हैं, उनको जितना लिबरल किया जाएगा उतना ही एक दूसरे कंट्रीज़ को फैसिलिटेट कर पाएंगे। अगर करंट देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी फ़िलहाल तो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ में अपनी तरफ से खुल के नहीं आ रहा है, पर हाँ सिग्नल ज़रूर दे रहा है कि कैसे भी करके अपनी एक लेगेसी रखना चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। और इसमें ये जो इंडिया और यूएस के बीच में जो टीपीएफ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूएस इंडिया टीपीएफ अगर देखें तो 4 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 4 सालों में इसके ऊपर बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही। पर जो कल्मिनेशन है उसका रिजल्ट क्या निकले, मतलब रिजल्ट के तौर पे कल्मिनेशन, मतलब रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, इस टीपीएफ का एक ट्रेड डील होनी, पर अभी तक कुछ आउटकम निकला नहीं है। बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, पर आउटकम इतना कुछ अभी तक कहते हैं ना कि एनकरेजिंग नहीं है। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर नेगोशिएशंस हो सकते हैं या फिर जिन पे बातचीत की जानी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक तो ये कि दोनों के दोनों डेडिकेशन दिखाएं कि हाँ जी, जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेंट या फिर जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे एक तो ये आप जानते हो जो IPRs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के यूएस इंडिया पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है। तो इन चीज़ों पर दोनों के बीच में कन्वर्जेंस आनी चाहिए। 21वीं शताब्दी के हिसाब से ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए दोनों को, और एक लाइक माइंडेडनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी की सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या फिर स्पेस सेक्टर हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इन की सेक्टर्स में दोनों साथ में मिलकर के ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, और इसका फ़ायदा होगा पूरी इकोनॉमीज़ को और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा यूएस इंडिया कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें एक सेक्टर है, दैट इज़ हेल्थ सेक्टर। आज हेल्थ सेक्टर जब से पेंडेमिक आया इसने एकदम क्लियर कर दिया कि जिस कंट्री की भी हेल्थ सेक्टर वल्नरेबल थी उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दोज जहाँ पर हेल्थ सेक्टर अच्छा सा डेवलप्ड था, ठीक है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ ग्लोबल पेंडेमिक के साथ में, ग्लोबल पेंडेमिक के बाद में
अपने दोनों कंट्रीज जो हैं बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे कंट्रीज में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो सकता है। देखो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो यूएस हमसे बहुत आगे है, तो उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मार्केट बेस्ड अप्रोच में यूएसए की जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर इंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वही लिबरलाइजेशन का प्रमोशन। फार्मास्यूटिकल्स में दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, नए मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप करने में, थेरेपीज तैयार करने में, वो सारी मेडिकल आ गया, इन शॉर्ट अम्ब्रेला टर्म आ गई दोनों के बीच में। इसके अलावा डिजिटल स्पेयर की बात करें तो आने वाले टाइम पे दोनों के बीच में लगभग $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होगा डिजिटल सेगमेंट में। तो क्यों ना दोनों और साथ में काम करें। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि इंडिया में जो डिजिटल सर्विस टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस टैक्स को हटा देना चाहिए या फिर उसको रैशनल कर देना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है कि डिजिटल सर्विस टैक्स की बजाय अब ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स की बात की जा रही है, जिसको पुश भी ओईसीडी कंट्रीज ने किया। साथ में आप देख सकते हो यूएसए की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है और इंडिया ने भी अपनी तरफ से कहा है कि जी हाँ, ऐसा एक टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ये जो ग्लोबली ऑपरेट होने वाली टेक्निकल जाइंट कंपनीज हैं उन पे टैक्स लगाया जा सके। नहीं तो वो क्या करती हैं, पैसा तो कमाया कंट्री एक से और ले गई कहीं पे छोटे कंट्री में जहां पर उनको टैक्स कम देना पड़ता है, तो बोलो वो टैक्स इवेजन हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए कन्वर्जेंस आ भी रही है, ऐसी बात भी नहीं है। इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच में 5G स्टैंडर्ड्स को लेकर भी कन्वर्जेंस आ रही है कि हम क्यों ना टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करें। पर सवाल यह आ जाता है कि जो डेटा रेगुलेशन की बात है, जिसके लिए हम हमारे डेटा प्रिवेसी को लेकर के भी अभी कानून के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकल रहा है डेटा प्रिवेसी को लेकर के। तो इंडिया तो क्या कहता है डेटा लोकलाइजेशन के लिए, बट राइटर ये बोल रही है दोनों के बीच में अगर प्रॉपर डील हो जाए और डेटा का फ्री फ्लो होना शुरू कर दे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज़ को। यहाँ पर राइटर थोड़ा सा हटके जवाब दे रही हैं, पर वो राइट टू प्रिवेसी वाला जो मुद्दा है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न्स है, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन इसलिए प्रमोट किया जा रहा है इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा कि जी डेटा अगर हमारे लोगों का है तो हमारे यहाँ पर ही उसको डेटा को स्टोर करो आप, राइट। पर राइटर बोल रही हैं कि जिस तरीके से हम कॉपरेशन चाहते हैं तो उस तरीके से हमें डेटा को लिबरली फ्लो होने देना चाहिए। इसके अलावा करंट इकोनॉमी के सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बायलैटरल ट्रेड डील होना ज़रूरी है। इसके लिए चाहे गुड्स, कोई भी गुड्स हो, कोई सर्विस, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, कैपिटल, इन सब को ईजिली मूव कर देना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बोलो इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके या इन्हीं के बेसिस पे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है। ओके, तो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम को री इमेजिन करने की ज़रूरत है और ये सही टाइम है जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करने की। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है नो इम्प्यूनिटी। अभी फिलहाल आर्मी और पुलिस के द्वारा श्रीनगर में एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया जिसमें 4 जनों की डेथ हो जाती है, जिनमें 3 तो सिविलियंस रहे और एक बंदा जो था वो पाकिस्तानी मिलिटेंट बताया जा रहा है। तो इस केस में सवाल ये आ रहा है कि 1990 से लेकर अब तक देखा जाए ना तो कश्मीर में इंस्टेबिलिटी तो लगातार हो रही है। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए है और यहाँ पर लगातार अपनी कोशिशें लगाए रखा है कि कैसे भी करके वायलेंस को हम ख़त्म नहीं होने दें। पर सवाल क्या है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगियाँ दाव पे लग जाती हैं, वही सबसे बड़ा मुश्किल का कारण बन रहा है। पर अभी एक मुश्किल और बन चुकी है मिलिट्री पर्सनल्स के सामने, वो है OGW, दैट मीन्स ओवरग्राउंड वर्कर फॉर मिलिटेंट्स, दैट मीन्स हाइब्रिड मिलिटेंट। जो कि एक जो डिफरेंस होता है ना कि एक सिविलियन और एक मिलिटेंट के बीच में, उसके बीच की जो एक लाइन होती है गैप करने की कि कौन सिविलियन है कौन मिलिटेंट है, वो लाइन को ब्लर कर रहा है। दैट मीन्स उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो खुद की तो एकदम सिविलियन जैसी हैं, पर वो कोऑपरेट करते हैं मिलिटेंट्स को। तो वो चीज़ें क्या है, एक तरीके से मुश्किलों का कारण बन जाती हैं जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए, और उसी के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि जी वो जो निर्दोष लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार पहले भी हो चुका है। इवन जब कभी भी आर्मी के किसी भी पर्सनल के द्वारा कोई गलत सोच के, बैड इंटेंट के साथ में सिविलियंस को टारगेट किया गया है ना, और उनकी जो खुद की पावर ग्रांट की गई है अफस्पा एक्ट के तहत, अगर उनसे बाहर जाकर के वो आर्मी पर्सनल्स अगर कोई भी काम करते हैं तो देखो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पर सवाल ये है कि वहाँ पर निर्दोष लोग जिनकी डेथ हो चुकी है वो कैसे सेटल हो।
देखो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ दिया हुआ है, उसका वायलेशन किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। इवन इमरजेंसी टाइम पे भी आर्टिकल 21 को एक्टिव रखा जाने का प्रोविज़न है हमारे यहाँ पे। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पहले ही बोल दिया कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी तो नहीं कह सकते, पर सवाल यह है कि कैसे भी करके आप अगर एनकाउंटर किलिंग हो रही है कहीं पे, तो उसमें ये तो चेक किया जाना ज़रूरी ही है कि वहाँ पर इनोसेंट लोगों को, कितनों को उनका फंडामेंटल राइट से दूर रखा गया है। तो ये एक चैलेंज भी है अपने आप में इनर सिक्योरिटी को या इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। और दूसरी तरफ जो कई बार आर्मी पर्सनल्स हैं वो भी कई बार अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती है सिक्योरिटी, क्योंकि सीधी सी बात है सिविलियंस का कॉपरेशन नहीं होगा तो तब तक आप सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करोगे, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुपमास फाइट। देखो एक लेडी है तिरुवनंतपुरम केरला से, ठीक है, अनुपमा। तो उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने लव मैरिज की, ठीक है, एक दलित क्रिश्चियन के साथ में। तो अनुपमा के पेरेंट्स ने उस शादी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उनका जो छोटा बच्चा था, मतलब फिर अनुपमा के बच्चा होता है, वो शायद कुछ दिनों का ही था, और कुछ दिनों का होने के मतलब कुछ दिनों का ही था, और उस बच्चे को अनुपमा के माता पिता ले जाते हैं और उसको फिर किसी को अडॉप्ट करवा देते हैं, ठीक है। और वो पेरेंट्स जो हैं वो अभी पता पड़ा है कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो ऐसे में एक तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और केरला स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये दोनों क्वेश्चन के घेरे में आ चुके हैं कि भाई आप लोगों ने बिना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए कैसे उस बच्चे को एक तरीके से किसी को गोद दे दिया, है कि नहीं। एक तो ये, दूसरा उसके माता पिता की बात क्यों मानी गई, क्योंकि माता पिता जो है अनुपमा के, वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के एक्टिव, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वहाँ पर, और साथ में जो रूलिंग पार्टी है उसमें उनकी पकड़ है वहाँ पर केरला में, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये बात हाईलाइट होती है तब जाकर के पूरे एरिया में ये चीज़ फैल जाती है कि जी वाकई में ये एक केस निकला है जहाँ पर अनुपमा नाम की लेडी जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके उसको उसका बच्चा मिले। तो सवाल ये है कि केरला जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट है, वहाँ पर ऑनर किलिंग जैसी इश्यूज बहुत सारा देखने को मिलता है कि भाई एक जात की लेडी, एक जात की लड़की ने दूसरे जात के लड़के से अगर शादी कर ली तो उस केस में उस लड़की को और उस लड़के को दोनों को मरवा दिया गया। तो ये सिनेरियो बहुत बार निकलता है। इसके अलावा वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन वुमेन का बहुत कम है केरला में, अभी तक भी एजुकेशन चाहे कितनी अच्छी हो उसके बावजूद वहाँ पर ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। इसके आगे लीडरशिप पोजीशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें पब्लिक ऑफिसेज में अभी तक भी एम्पावरमेंट इनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और इसी का हर्जाना ये है कि अनुपमा जैसी लेडी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस तरीके से डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। बचा हुआ कंटेंट आप खुद देख सकते हो।